गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने व्यतिकरण का जो गणितीय विवेचन है तो हमने पढ़ लिया है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस से टू टाइप्स के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण दोनों के लिए हमने जो आवश्यक शर्तें होती है, आवश्यक प्रतिबंध है, वो हमने प्राप्त किए थे। उनकी तीव्रता के लिए, उनके आयाम के लिए, उनके कलांतर के लिए, उनके पथांतर के लिए। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2 टाइम्स आया हुआ 4 नंबर का। ठीक है, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और उसके साथ में हमने एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनाया था, तीव्रता वक्र भी बनाया था, वो भी आपने बना लिया होगा। अब क्वेश्चन लिखना, इफ इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस आर यूज्ड इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देन व्हाट इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न। यदि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एकला संबंध प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किए जाए तो व्यतिकरण प्रारूप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने पढ़ा है कि जो हमने इंटरफेरेंस की नेसेसरी कंडीशन देखी थी, उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा था कि जो लाइट सोर्स है वो कोहेरेंट लाइट सोर्स होने चाहिए। कैसे सोर्स होने चाहिए? कोहेरेंट लाइट सोर्स होने चाहिए। अगर बहुत लाइट सोर्सेज कोहेरेंट लाइट सोर्स होंगे तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और इंटरफेरेंस पैटर्न बोले तो हमें एक ग्रुप मिलेगा डार्क और ब्राइट फ्रिंजों का। ठीक है ना, चमकीली और काली फ्रिंजों का एक समूह मिलेगा पर्दे पर, और इस चमकीली और काली फ्रिंजों के समूह को ही हम व्यतिकरण प्रारूप बोलते हैं। लेकिन अगर हम यंग के द्विछिद्र प्रयोग में या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर कोहेरेंट लाइट सोर्स की जगह अगर इनकोहेरेंट लाइट सोर्स अगर हम यूज में लें तो हमें स्क्रीन पर कैसा पैटर्न ऑब्टेन होगा, जो हमने एन स्क्रीन ली थी उस पर कैसा ऑब्टेन मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, जो व्यतिकरण प्रारूप कैसा प्राप्त होगा, वो हमें देखेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन यही है कि अगर हम जो कला संबंध प्रकाश स्रोत के स्थान पर अकला संबंध प्रकाश स्रोत बोले तो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स अगर हम काम में ले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो इंटरफेरेंस पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हमें पता है कि इंटेंसिटी देखनी है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है व्यतिकरण प्रारूप होता है, उसमें क्या होता है कि एक तो वहां पर हमें चमकीली पट्टी दिखती है, फिर उसके क्रमांगत हमें काली पट्टी दिखती है। ठीक है ना, चमकीली पट्टी बोले तो ब्राइट फ्रिंजेज बोले तो जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और डार्क फ्रिंज बोले तो वहां पर इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी, बोले तो 0 होगी। बोले तो इंटेंसिटी का ही खेल है ये। स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है? इंटेंसिटी का खेल है। इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में हमें फ्रिंजेज ऑब्टेन होती है। बट अगर इनकोहेरेंट लाइट सोर्स अगर हम यूज में लेते हैं तो हमें इंटरफेरेंस जो पैटर्न है वो हमें कैसा मिलेगा, देखते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन देखो। सिंस वी नो दैट I इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी जो थी, जो रिजल्टेड वेव की जो इंटेंसिटी थी वो थी I बराबर I1 प्लस I2 टू अंडर रूट I1 है I2 cos फाइव। ये था कि नहीं था? यही था। यदि I1 बराबर I2 बराबर I0 हो, देन अगर हम जो अध्यारोपित प्रकाश तरंगे हैं, सुपरपोजेड जो वेव है, उनकी इंटेंसिटी अगर हम बराबर ले लें, I1 I2 क्या है, जो सुपरपोजेड वेव्स है उनकी इंटेंसिटीज है, दोनों को क्या ले लिया, बराबर ले लिया। इसमें पुट कर दो, हिंस क्या आ जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू ये भी I0 आ गया और प्लस ये भी क्या गया I0 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I0 इंटू कॉस 5। ओके, ये क्या आ जाएगा बोलो, I बराबर ये क्या आ जाएगा 2I0 हो गया, I0 प्लस I0 क्या हो गया 2I0 प्लस 2 अंडर I0 इंटू अंडर I0 बोले तो I0 हो गया, इंटू में क्या गया cos 5। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 2I0 कॉमन आ गया ना, यहां बचा 1 प्लस यहां क्या बचा cos 5। ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, सिंस 1 प्लस cos 5 जो होता है
दैट इज इक्वल टू होता है, ये बायो वाले स्टूडेंट इस फॉर्मूले को याद रखना, 1 प्लस कोस फाइव। मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स है उनको तो आता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर फाइव बाई 2 होता है, एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है। हेंस आई इज इक्वल टू क्या गया, 2i0 तो है ही हमारे पास, 2i0 है ही है। 1 प्लस कोस फाइव की जगह हमने क्या पुट कर दिया, इंटू में 2 कोस स्क्वायर फाइव बाई 2, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया i बराबर 4i0 कोस स्क्वायर फाइव बाई 2। ये हमारे पास जो रिजल्टेड जो हमारी वेव होगी, जो परिणामी तरंग है, उसकी तीव्रता इस रूप में हमने ले ली है। जब दोनों अध्यारोपी तरंगे, जो दोनों जो सुपरपोजेज वेव्स है, उनकी इंटेंसिटीज अगर इक्वल हो, देन जो परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो ये आएगी। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज यूज ले रहे हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कैसे लाइट सोर्स है, इनकोहेरेंट लाइट सोर्स काम में ले रहे हैं। और इनकोहेरेंट लाइट सोर्स क्या होते हैं, इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस बोले तो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स बोले तो जो सुपरपोजेज वेव्स है उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं रहता है, वेरी करता है। तो ये जो फाई जो होता है दैट क्या है, ये जो है वो फेज डिफरेंस है बिटवीन द सुपरपोजेज वेव्स। ओके, कोहेरेंट सोर्सेज की बात करें तो इस फाई की वैल्यू कांस्टेंट रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट यहाँ पर अगर हम इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज यूज में लें तो फाई की वैल्यू क्या होगी, वेरी होगी। फाई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। फाई की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। जैसे ये वेव है तो इस वेव में आपकी जो फाई की वैल्यू है, दोनों में जो फाई की वैल्यू है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती जाएगी, फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए हियर, यहाँ पर, यहाँ फाई क्या है, फाई वेरिएबल है, हियर फाई इज वेरिएबल। और इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस, यहाँ फाई एकला संबंध प्रकाश स्रोतों के लिए परिवर्ती होता है, परिवर्ती होता है, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें इंटेंसिटी देखें तो ये तो कांस्टेंट है, लेकिन फाई की वैल्यू चेंज हो रही है। फाई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल बोले तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट साइकिल हो गया, वेव का एक कंप्लीट साइकिल हो गया, ये एक वेव हो गई। तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज जो इंटेंसिटी क्या आएगी, क्योंकि फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एवरेज इंटेंसिटी क्या आएगी एक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो देखिए एवरेज इंटेंसिटी कैसे मिलेगी हमें, ये देखो इस फॉर्मूले से देखो, आई क्या आ जाएगा, एवरेज, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए हम ऐसे सिंबल काम में लेते हैं। ओके, इसके अंदर लिख दिया 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ओके, इसके अंदर लिख दिया, इसका मतलब इस पूरे का एवरेज निकालना है। इधर तो एवरेज हमने आई एवरेज लिख दिया और इधर इस पूरी का एवरेज निकालना है एक कंप्लीट साइकिल में। 4i0 कांस्टेंट है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो रहा है, फाई हो रहा है। तो एवरेज किसका निकलेगा, cos स्क्वायर 5/2 का एवरेज निकलेगा, cos स्क्वायर 5/2 का एवरेज निकलेगा।
और इसका एवरेज आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये इंट्रीगेशन से सोल्व होता है। इसका एवरेज निकालते हैं तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कोस स्क्वायर जो 5/2 है, इसका जो एवरेज आता है वो कितना आता है, 1/2 आता है। ये याद रखना है, इसका एवरेज कितना आता है, 1/2 आता है। कितना आता है, 1/2 आता है। हेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, आई एवरेज जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4i0 इंटू इसकी जगह क्या वैल्यू रखनी है, 1/2। तो आई एवरेज हमारे पास क्या आ गया, आई एवरेज हमारे पास आ गया 2i0। क्या आ गया, 2i0 आ गया ना। i0 हमें पता है कि i1 भी क्या है, i0 है, और i2 भी क्या है, i0 है। ठीक है ना। तो i0 प्लस i0 भी लिख सकते हैं 2i0 को। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2i0 क्या शो कर रहा है कि दोनों जो सुपरइम्पोज्ड वेव्स थी, दोनों जो अध्यारोपित तरंगे थी, ठीक है ना, उनकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i1 प्लस i2। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज यूज में लेंगे तो स्क्रीन पर हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी, रिजल्टेड इंटेंसिटी मिलेगी, वो अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताओं के योग के बराबर आएगी। ठीक है ना। जो रिजल्टेड इंटेंसिटी आएगी वो सम ऑफ द इंटेंसिटीज ऑफ सुपरपोजेज वेव जाएगी। दोनों जो अध्यारोपित तरंगे हैं, दोनों सुपरपोजेज वेव है, उनकी इंटेंसिटी के एडिशन के इक्वल आएगी। इसलिए हमेशा हमें यही मिलेगी, प्रत्येक कंप्लीट साइकिल के लिए इतनी ही मिलती जाएगी, इतनी मिलती जाएगी, इतनी मिलती जाएगी। इसका मतलब कहीं पे भी इंटेंसिटी जीरो नहीं मिलेगी। स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा, स्क्रीन पर यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का पैटर्न है ऑब्टेन होगा। ठीक है ना। कोई डार्क नहीं मिलेगा, हमेशा इतनी इंटेंसिटी मिलती जाएगी। तो एक समान पूरे स्क्रीन पर एक समान चमक दिखेगी। ठीक है ना। ओके, तो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो फटाफट। ओके बच्चों, ये नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस, अकला संबंध प्रकाश स्रोत अगर यंग द्विसलिट प्रयोग में अगर काम में लें तो हमें क्या होगा, ऑलवेज प्रत्येक टाइम पर क्या, प्रत्येक टाइम पर जो स्क्रीन पर जो इंटेंसिटी ऑब्टेन होगी, रिजल्टेड इंटेंसिटी, परिणामी जो तीव्रता प्राप्त होगी, वो दोनों अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताओं के योग के बराबर ही प्राप्त होगी। आपसे इसको आप फील भी कर सकते हो, जैसे एक बल्ब इधर लगा दिया, एक बल्ब इधर लगा दिया। ठीक है ना। ये बल्ब जो होंगे वो इनकोहेरेंट लाइट सोर्स से होंगे, ये मैंने आपको बताया था। इनसे जो लाइट वेव आएगी वो आपस में सुपर इम्पोज होगी। तो हमें जो सामने जो स्क्रीन है या सामने दीवार है, उस पर हमें ऑलवेज सेम इंटेंसिटी का पैटर्न ऑब्टेन होगा। उस स्क्रीन पर आपको कहीं भी ऐसे डार्क ब्राइट चमकीली और काली फ्रिंजों का ऐसा बैंड ऑब्टेन नहीं होगा। तो अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर इनकोहेरेंट लाइट सोर्स यूज में ले रहे हैं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न है वो उसे ही हम कहते हैं जिसमें आपके डार्क और ब्राइट फ्रिंज, चमकीली और काली फ्रिंजों का एक समूह होगा, उसी को हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो इसके नीचे आप नोट कर लेना, हेंस इफ इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस आर यूज्ड इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हेंस इफ इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेस आर यूज्ड in a young double slit experiment, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना YDSE, young double slit experiment YDSE, then resulted intensity obtained on the screen, then resulted intensity obtained on the screening
is equal to sum of intensities of superposed waves. Sum of intensities of superposed waves. Superposed waves, due to which a pattern of uniform intensity is obtained on the screen. A pattern of uniform intensity is obtained on the screen. Full stop. So interference pattern not obtained. इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस इसमें तो क्या है कि पूरा ही पर्दा क्या होगा, उसमें पूरे पर्दे पर लाइट मिलेगी हमें, बट हमें इंटरफेरेंस पैटर्न में तो ऐसे चमकीली काली ऐसे पट्टियों ऐसे फ्रिंजों का हमें समूह चाहिए होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अतः है यदि YDSC में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अकला संबंध प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किए जाएं, यदि YDSC में अकला संबंध प्रकाश स्रोत प्रयुक्त किए जाएं तो पर्दे पर परिणामी तीव्रता अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताओं के योग के तुल्य प्राप्त होती है। परिणामी तीव्रता अध्यारोपित तरंगों की तीव्रताओं के योग के तुल्य प्राप्त होती है, जिससे पर्दे पर एक समान तीव्रता का प्रदीपन प्राप्त होगा, जिससे पर्दे पर एक समान तीव्रता का प्रदीपन प्राप्त होगा। अर्थात व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? तो आंसर इसका यही है। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें एक नंबर में तो व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त नहीं होगा। ऐसे चमकीली और काली फ्रिंजों का समूह में मिलकर हमें पूरा का पूरा पर्दा ही चमकीला नजर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा सबको? आ गया होगा? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। Expression of fringe width. Expression of fringe width. Okay. फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते। RBSC
2013, RBSC 2015, RBSC 2018, RBSC 2019, सप्लीमेंट्री 2013। ठीक है, ये 5 टाइम से बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन है, आ चुका है। तो इस चैप्टर में ज्यादातर मतलब यही क्वेश्चन पूछते हैं 4 नंबर का, ज्यादा टाइम्स यही आया हुआ है 4 नंबर का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ खास नहीं इसमें, ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। अगर आपको पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इंटरफेरेंस से रिलेटेड, व्यतिकरण से संबंधित जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं, अगर वो आपको आते हैं तो ये इजीली हो जाएगा फ्रिंज विड्थ निकालने। ठीक है, ओके ओके। तो पहले हम फ्रिंज विड्थ देखते हैं। फ्रिंज विड्थ होती क्या है, मैं इधर वाले इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। पहले हम फ्रिंज विड्थ देखते हैं, व्हाट इज द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फिर उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। एडिंग डालोगे फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दो कर्मांगत चमकीली, दो कर्मांगत चमकीली या कर्मांगत काली फ्रिंजों के मध्य, काली फ्रिंजों के मध्य काली फ्रिंजों के मध्य दूरी या फ्रिंज अंतराल, दो कर्मांगत चमकीली या दो कर्मांगत काली फ्रिंजों के मध्य दूरी या फ्रिंज अंतराल, कोमा फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ओके, एरो लगाकर नीचे वाला लाइन में लिखना। इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई को हम किससे व्यक्त करते हैं? दूरी है। क्या है? दूरी है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, in the interference pattern in the interference pattern the distance between the distance between the distance between two consecutive bright fringes consecutive bright fringes or consecutive bright fringes or two consecutive dark fringes is called fringe width, is called fringe width, is called fringe width. Is called fringe width.
इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ओके, एरो लगाकर नीचे वाला लाइन में लिखना, it is denoted by beta, that is the distance, it is denoted by beta। it is denoted by beta। ओके, अब देखो इसको समझो। हमें पता है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है, इंटरफेरेंस जो पैटर्न होता है, व्यतिकरण जो प्रारूप होता है, जो हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पर्दे पर प्राप्त हुआ था। तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है कि जो चमकीली और काली, ठीक है, क्रमांगत एक साथ नहीं, चमकीली फिर चमकीली काली, ठीक है, ब्राइट डार्क, ऐसे अल्टरनेटिंग ऑर्डर में चमकीली और काली फ्रिंज, ब्राइट और डार्क फ्रिंजें ऑब्टेन होती है, ऐसे पट्टिका नजर आती है। ओके, इंटरफेरेंस पैटर्न में ये पट्टिका, ये जो बैंड्स है, ये जो फ्रिंजेज है, ये बैंड्स जो है, इन्हीं को हम फ्रिंजेज बोलते हैं। इन फ्रिंजों की विड्थ क्या होगी, इसकी चौड़ाई क्या होगी, ठीक है, ये जो पट्टी है वो कितनी चौड़ी मिलेगी हमें, वही क्या है, फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, कॉन्जिकेटिव बोले तो क्रमांगत, लगातार। जैसे हम चमकीली फ्रिंज की फ्रिंज चौड़ाई, हम ये देखना चाहते हैं कि ये चमकीली जो फ्रिंज है, ये जो ब्राइट फ्रिंज है, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी। तो देखिए इधर क्या है, काली है, ये क्या है, ब्राइट डार्क है, और इसके आगे क्रमांगत है, इससे जस्ट आगे कौन सी है, ये ब्राइट, ये क्या है, डार्क है, ये काली, ये काली। इन दोनों काली के बीच की दूरी, इसके और इन दोनों काली जो फ्रिंजेज है, दोनों जो डार्क फ्रिंजेज है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच की डिस्टेंस जो होगी वही क्या होगी, एक ब्राइट फ्रिंज की विड्थ होगी। अगर हमें डार्क फ्रिंज की अगर विड्थ देखें तो दो अल्टरनेटिंग या दो आप कॉन्जुगेटिव, दो क्रमांकत ब्राइट फ्रिंज ले लो, इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है, देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी ब्राइट के, दोनों ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, कॉन्जुगेटिव क्रमांकत दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वो किसकी विड्थ आएगी, वो काली फ्रिंज की विड्थ आएगी, डार्क फ्रिंजेस की विड्थ आएगी। ओके, यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज में लेना है। अगर हमें ये ब्राइट फ्रिंज की विड्थ, चमकीली फ्रिंज की अगर चौड़ाई निकालनी है, तो हम दो काली फ्रिंजों की स्थिति लेंगे और उनको हम घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और अगर हमें डार्क फ्रिंज, काली फ्रिंज की चौड़ाई देखनी है, तो दो चमकीली फ्रिंजों की पोजीशन लेंगे और उन दोनों को घटा देंगे तो ये डिस्टेंस लेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके, तो ये तो हो गई फ्रिंज विड्थ कि ये जो हमें फ्रिंजेज मिली, ये जो बैंड मिले, ये कितनी चौड़ी पट्टी प्राप्त होगी। ठीक है ना, वो हम निकालेंगे, इसकी चौड़ाई का हम व्यंजक निकालेंगे, इसकी विड्थ का क्या फॉर्मूला आएगा वो हम देखेंगे, किस किस पर डिपेंड करेगा वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। मैं ऊपर से मिटा देता हूँ, इस पूरे को नोट कर लिया होगा आपने, सबने कर लिया। अब इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। व्यंजक, अब इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ओके, पहले इसका रे डायग्राम देखते हैं। रे डायग्राम से मिलेगा। ठीक है, वही डायग्राम बनाना है, वही डायग्राम बनाना है जो हमने मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस जो हमने किया था, व्यतिकरण का जो गणितीय विश्लेषण किया था, वहां पर जो डायग्राम बनाया था वही यहां पर बनाना है। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये स्क्रीन थी एक। ठीक है, इसको, इस स्क्रीन को हमने एम स्क्रीन बोला था, और इसके आगे एक स्क्रीन थी एन स्क्रीन थी। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन थी क्या, एस था,
ये L स्क्रीन थी, ये S1 था, ये S2 था। ठीक है, इसको हमने सेंटर पॉइंट मान लिया O डैश, दोनों के बीच का सेंटर। ये जो स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट है, स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट है इसको हमने मान लिया O मान लिया। ठीक है, ओके। अब देखो इस स्क्रीन पर, पहले इस डायग्राम को समझो बाद में बना लें। इस स्क्रीन एंड पर ही हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था। बोले तो अल्टरनेटिंग ऑर्डर में डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, चमकीली और काली पट्टिकाएं प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। हम यहाँ पर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट P है। ओके, इसकी जो डिस्टेंस है O से P की, वो डिस्टेंस Y है। इस P पॉइंट पर कैसे बैंड होगी, ब्राइट फ्रिंज भी हो सकती है, यहाँ पर डार्क फ्रिंज भी हो सकती है। वो किस पर डिपेंड करेगी, या तो हम फेज डिफरेंस के बेसिस पर ले सकते हैं। अगर फेज डिफरेंस, ये आपको पॉइंट याद रखना है, अगर फेज डिफरेंस 2n पाई हो, ठीक है, अगर यहां से जो वेव जा रही है और यहां से वेव जा रही है, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो, 2n पाई हो, तो आपको कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होगी, P पर है ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा, तो हमें चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, संपोषी व्यतिकरण। अगर मान लो यहां से और यहां से दो वेव जा रही है, उनके मध्य अगर कलांतर फेज डिफरेंस जो है वो 2n-1 पाई हो, तो कैसी होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। ओके, ये तो आ गया फेज डिफरेंस के टर्म में, लेकिन यहाँ पर हमें फेज डिफरेंस ने लेकर पाथ डिफरेंस के टर्म में लेना है। इसके टर्म में लेना है पाथ डिफरेंस। तो देखिए, पाथ डिफरेंस को हमने डेल एक्स से रिप्रेजेंट किया था। अगर पाथ डिफरेंस n लेमडा है, n लेमडा बोले तो 0 है, लेमडा है, 2 लेमडा है, 3 लेमडा है, ऐसे। अगर यहाँ से और यहाँ से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है और पॉइंट P पर पहुंच रही है, अगर उनके मध्य पाथ डिफरेंस बोले तो पथांतर अगर इतना है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो पॉइंट P पर क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। अगर पाथ डिफरेंस S1 और S2 से दो लाइट वेव यहाँ पहुंची और उनके मध्य अगर पाथ डिफरेंस कितना हो, 2n-1 λ/2 इतना हो, बोले तो λ/2 हो, 3 λ/2 हो, 5 λ/2 हो, तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा बिंदु P पर और हमें काली फ्रिंज प्राप्त होगी। तो बिंदु P पर कैसी फ्रिंज मिलेगी, वो डिपेंड करेगा कि S1 और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली जो वेव्स है, जो तरंगे हैं, उनके मध्य पथांतर कितना है। अगर पथांतर ये आएगा, अगर पाथ डिफरेंस ये आता है, तो पॉइंट P पर क्या मिलेगी आपको, ब्राइट फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज मिलेगी। अगर पथांतर ये आता है, तो पॉइंट P पर क्या मिलेगी, डार्क। कोई से भी ऑप्टेन हो सकती है, बट डिपेंड्स करेगी पथांतर पर, तो वो याद रखना पथांतर। ओके, अब देखिए हम दो लाइट रे ले लेते हैं। एक S1 से P पर पहुंच रही है, मान लो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, x, और एक किससे पहुंच रही है, S2 से पहुंच रही है। ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x प्लस डेल x। ओके और नॉट ओके। इसके सेंटर पॉइंट से भी हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं, डॉटेड लाइन से हम इसको शो कर लिया। मान लिया कि ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, अब इस S1 से इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे S1 से हम इस वाली लाइन पर ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल। और इस पॉइंट को मैंने D पॉइंट ले लिया, सॉरी D नहीं, Q पॉइंट ले लिया। इसको
Q पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया? Q पॉइंट। इफ दिस एंगल थीटा देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ओके, दोनों स्क्रीन के बीच की, दोनों लाइट सोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है S1 और S2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने स्मॉल डी ले ली। क्या ले ली? स्मॉल डी। और इन लाइट सोर्स की इस स्क्रीन से डिस्टेंस जो है वो उसको हमने क्या मान लिया? कैपिटल डी मान लिया। ओके, तो ये आप डायग्राम बना लेना। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। ओके, तो बताइए दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेल एक्स होगा। ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एक्स प्लस डेल एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो दोनों के मध्य पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेल एक्स होगा। और उस डेल एक्स का मान अगर 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा हो तो पॉइंट पी पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और अगर डेल एक्स की वैल्यू जो है, पाथ डिफरेंस डेल एक्स जो आएगा उसकी वैल्यू अगर लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2 ऐसे चलती है तो पॉइंट पी पर हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगी। तो पॉइंट पी पर कैसे फ्रिंज ऑब्टेन होगी? That is depends on the path difference between these two waves, the value of डेल एक्स है। डेल एक्स के मान पर निर्भर, ये पथांतर जो है इस पर निर्भर करेगी कि बिंदु P पर है वो चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी कि काली फ्रिंज प्राप्त होगी। ठीक है, ओके। इसको हमने थीटा एंगल कंसीडर किया है, तो ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा हो गया। क्यों हो गया ये अभी बता देता हूं, ठीक है ना। तो आप पहले ये डायग्राम बना लो। तो नोट करो इस डायग्राम के नीचे, अकॉर्डिंग टू फिगर डिस्टेंस बिटवीन slit sources S1 and S2 and S2 is a small d and distance of these sources from the screen is capital D. From the screen is capital D. ओके, दोनों लाइट सोर्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी लिए और इन लाइट सोर्स की इस स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। तो आप स्मॉल डी और कैपिटल डी को याद रखना कि किनके बीच में डिस्टेंस है। न्यूमेरिकल में करते हैं तो आप स्मॉल डी क्या होगा, कैपिटल डी क्या होगा, तो दोनों स्लिट, जो दोनों सोर्स है स्लिट सोर्सेस, उनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है और इन सोर्सेस की इस स्क्रीन से डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। ठीक है ना। तो कैपिटल डी और स्मॉल डी को आप याद रखना कि स्मॉल डी किसके बीच में डिस्टेंस थी और कैपिटल डी किसके बीच में डिस्टेंस थी। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एरो लगाकर डायग्राम के नीचे, चित्रानुसार स्लिट स्रोतों S1 व S2 के मध्य दूरी S1 व S2 के मध्य दूरी स्मॉल डी तथा इन स्रोतों की पर्दे से दूरी कैपिटल डी है। क्या है? कैपिटल डी है। अब देखिए इधर, समझो इसको, इधर देखो, हमने इंटरफेरेंस की कंडीशन ली थी तो उसमें हमने एक कंडीशन ये भी थी कि दोनों लाइट सोर्स है वो क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स इज वेरी स्मॉल। ओके, तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दिख रही है बट ये बहुत ही पास होंगे।
अगर पास पास होंगे तो ये और ये दोनों लाइट रे है एक दूसरे के पैरेलल जाती हुई फील होंगी, ठीक है ना। अब ये हमने इस पर नॉर्मल डाल दिया, ये इस पर क्या डाल दिया, नॉर्मल डाल दिया। जैसे ये मैंने ले ली, ये S1 है और ये S2 है, दोनों पास पास है, ये यहाँ पर ऐसे पहुंच रही है, तो ये लगभग पैरेलल नजर आ रही है ना। इस कंडीशन में आप देखो कि ये हम इस पर नॉर्मल डालेंगे तो बीच वाली ये लाइन है ऐसे, हमने ये जो O है O, इससे ये लाइन ये डाली है, तो अगर ये नॉर्मल होगा तो देन अप्रोक्सीमेटली ये भी कितना है, नॉर्मल ही होगा, ठीक है ना। इस पर हम नॉर्मल डालेंगे तो ये जो लाइन है वो इस S2 पीक पर नॉर्मल डाल रही है, मतलब नॉर्मल एंगल बना रही है, 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो ये जो लाइन है वो इस लाइन पे भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इस लाइन के भी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो हम देखो, मैं यहाँ पर बना देता हूं कि ये ऐसे है, ये S1 है, ये O डेस है, ये 90 डिग्री, ये एंगल हो गया थीटा। और इससे नीचे हम आगे बढ़ाए तो ये अपना क्या है, इसको जूम करके देख रहे हैं हम, S2, और ये क्या है, Q है, और ये भी 90 डिग्री एंगल लिया। ये अगर मान लो थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा। हमें ये एंगल चाहिए, ये एंगल थीटा माना था, तो ये एंगल हमने थीटा लिया था। क्यों लिया था, देखो ये इसको x मान लिया, तो ये टोटल एंगल कितना होगा बताइए, 90 होगा। तो 90 माइनस थीटा प्लस x, टोटल कितना हो गया, 90। 90 से 90 कैंसिल, x बराबर थीटा। तो दिस एंगल थीटा, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ओके, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, ओके, अब देखो, पहले हम ये जो पॉइंट O है, जो सेंटर पॉइंट है, इस पर हम देखेंगे कि कैसी फ्रिंज प्राप्त होगी। P पॉइंट पर बाद में देखेंगे, पहले O पॉइंट पर देखते हैं कि इस स्क्रीन के सेंटर पर, इस स्क्रीन के सेंटर पर कैसी आपको फ्रिंज ऑब्टेन होगी। मैंने आपको बताया था कि फ्रिंज कैसी ऑब्टेन होगी वो डिपेंड करेगी S1 और S2 से इस पॉइंट पर पहुंचने वाली लाइट जो वेव है उनके बीच में, उनके मध्य पाथ डिफरेंस, ये जो पथांतर है वो कितना है। अगर पथांतर 0 होता है, लेमडा होता है, 2 लेमडा होता है, 3 लेमडा होता है, तो कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होगी, ब्राइट चमकीली फ्रिंज मिलेगी। अगर पथांतर लेमडा बाई 2 है, 3 लेमडा बाई 2 है, 5 लेमडा बाई 2 है, तो काली फ्रिंज ऑब्टेन होगी। होगी और नॉट होगी। अब पहले हम ये जो सेंटर पॉइंट है इस पर हम चेक करना चाहते हैं कि सेंटर पर कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होगी। अब देखो, सेंटर के लिए देखें तो देखिए S1 से O पर आई, ऐसे आई के लिए, S2 से O पर आएगी, ये आई। क्या ये और S1O और S2O दोनों डिस्टेंस इक्वल है? हमें पता है कि ये जो लाइट सोर्स है वो इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, O डैश से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो S1O और S2O इक्वल होगी। दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अगर दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, पाथ डिफरेंस, दोनों के पथों में अंतर, दूरियों में अंतर कितना आएगा। अगर दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है तो दोनों की डिस्टेंस में अंतर कितना आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो सेंटर पॉइंट O है, इस पर S1 और S2 से जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 है। दोनों डिस्टेंस से सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसलिए पाथ डिफरेंस पथांतर क्या आएगा, 0 आएगा। S1 और S2 से O पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना होगा, 0 होगा। और पथांतर 0 होगा तो O पर कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होगी, कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होगी, ब्राइट। तो जो स्क्रीन का जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर ऑलवेज हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होती है। हमने जो रे डायग्राम बनाया था उसमें भी जैसे जैसे चाप बनाए थे ना, उसमें भी हमें सेंटर पर कैसी मिली थी, ब्राइट ही मिली थी। फिर इधर डार्क मिली थी, इधर डार्क मिली थी कि नहीं मिली थी। तो सेंटर पर ऑलवेज ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी। इसका रीजन यही है कि क्या कि यहाँ से और यहाँ से जो वेवलेट्स या वेव प्रोड्यूस होगी उनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या आएगा,
0 आएगा। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछते भी है, विच टाइप ऑफ द बैंड इज प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन ओके इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेंटर पर कैसा बैंड या कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होती है? ऑलवेज कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होगी? ब्राइट फ्रिंज होगी। व्हाई? बिकॉज द फेज डिफरेंस बिकॉज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द waves produced from S1 and S2 is zero reaches at a center O. That's why bright fringe is always obtained at the center of the screen. Okay. क्वेश्चन ये आता है कि पर्दे के केंद्र बिंदु पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पर्दे के केंद्र बिंदु पर कैसा बैंड, कैसी फ्रिंज प्राप्त होती है और क्यों? पर्दे के केंद्र बिंदु पर सदैव चमकीली फ्रिंज या चमकीला बैंड प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि S1 और S2 से O पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर क्या होगा? शून्य होगा। पथांतर शून्य है तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर हमेशा चमकीला बैंड, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। ओके, तो एरो लगाकर लिखो, एरो नहीं डबल स्टार लगाकर लिखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बीच में से भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, विच टाइप ऑफ द बैंड इज ऑब्टेन एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है ना? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पर्दे के केंद्र बिंदु पर कैसा बैंड, कैसी फ्रिंज ऑब्टेन होती है? सदैव चमकीली फ्रिंज बनेगी। लिखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पहले, तो चित्र बना लेते हैं। पर्दे के केंद्र बिंदु O पर सदैव चमकीली फ्रिंज या पर्दे के केंद्र बिंदु O पर सदैव चमकीली फ्रिंज या चमकीला बैंड, अंडरलाइन कर लेना, चमकीली फ्रिंज और चमकीला बैंड के नीचे सदैव चमकीली फ्रिंज या चमकीला बैंड प्राप्त होता है। क्योंकि, कारण लिखो इसका, क्योंकि स्रोत S1 व S2 से केंद्र बिंदु O पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर शून्य प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शून्य। शून्य के नीचे अंडरलाइन कर लेना, शून्य प्राप्त होता है, जिससे वहां संपोषी व्यतिकरण की स्थिति प्राप्त होती है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति उत्पन्न होती है एवं तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है? अधिकतम प्राप्त होती है तथा तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। ठीक है ना? इसका कारण यही है कि हमें पता है कि पथांतर 0, लैम्डा 2, लैम्डा ये पथांतर हो तो संपोषी व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण है तो तीव्रता अधिकतम होगी, तीव्रता अधिकतम है तो चमकीले, कैसे? चमकीली फ्रिंज प्राप्त, चमकीला बैंड प्राप्त होगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे, देखो, at the center point O of the screen, at the center point O of the screen,
at the center point of the screen. Always bright fringe or bright band, अंडरलाइन कर लेना ब्राइट फ्रिंज और ब्राइट बैंड के नीचे, इज ऑप्टेड। तो सेंटर पर कैसा बैंड, कैसी फ्रिंज मिलेगी? ऑलवेज ब्राइट मिलेगी। इसका रीजन क्या है, ये रीजन भी साथ में पूछ लेते हैं। यहाँ पर तो ऑलवेज ब्राइट ही मिलेगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर पता नहीं, वो डिपेंड करेगी पाथ डिफरेंस पर, ठीक है ना। बिकॉज path difference between waves produced from sources S1 and S2 produced from sources S1 and S2 reaches at point O, reaches at center point O, is 0, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, फुल स्टॉप। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज अकर्स एट दैट पॉइंट। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज अकर्स एट दैट पॉइंट एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड। पाथ डिफरेंस अगर 0 होगा तो हमें पता है कि कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है देन मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इज ऑब्टेन्ड। ओके, तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अब सेंटर पर तो हमेशा ब्राइट होगा, बोले तो चमकीला बैंड होगा। अब इस सेंटर से हम वाई डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया है, इस पी पॉइंट पर कैसा बैंड होगा, कि चमकीला होगा कि आपका डार्क होगा, बोले तो ब्राइट होगा कि डार्क होगा, चमकीला होगा कि काला होगा, वो निर्भर करेगा पाथ डिफरेंस पर। यहाँ पर तो पाथ डिफरेंस हमें पता चल गया है कि S1 और S2 से, S1 से O पर आई और S2 से O पर आई, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसलिए पाथ डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। बट यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर हमें केस लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अब देखिए एरो लगा कर लिखो। एरो लगा के लिखो। नाउ कंसीडर ए पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। एरो लगा कर नीचे लिखो। नाउ consider a point P on the screen. Now consider a point P on the screen. Placed a small y distance from the center of placed small y distance पर नहीं है क्या, placed small y distance from center of and calculate intensity at that point. एंड कैलकुलेट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम आएगी तो क्या आएगी, राइट, और इंटेंसिटी मिनिमम आएगी तो डार्क।
डार्क। तो हमें पता चल जाएगा पी पॉइंट पर ब्राइट है कि डार्क है, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी? पाथ डिफरेंस पर, ठीक है ना। पाथ डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कौन सा इंटरफेरेंस है, और इंटरफेरेंस से हमें पता ये चल जाएगा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी, और इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो ब्राइट है और मिनिमम है तो डार्क है, ठीक है ना। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे देखो, पर्दे के केंद्र बिंदु O से स्मॉल y दूरी पर पर्दे के केंद्र बिंदु O से स्मॉल y दूरी पर स्थित बिंदु P की कल्पना करते हैं। जिस पर तीव्रता की गणना करते हैं, जिस पर तीव्रता की गणना करते हैं, ठीक है ना। O से y दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया, इस बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी है। इस पर तीव्रता अगर अधिकतम प्राप्त होगी तो चमकीला बैंड या चमकीली फ्रिंज होगी, इस पर तीव्रता अगर न्यूनतम प्राप्त होगी तो काली फ्रिंज प्राप्त होगी। और तीव्रता किस पर निर्भर करेगी? पथांतर पर निर्भर करेगी। S1 और S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर कितना है? पथांतर अगर 0, λ2, λ3, λ ये आता है तो संपोषी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण तो तीव्रता अधिकतम होगी, तीव्रता अधिकतम होगी तो बिंदु P पर क्या प्राप्त होगा? चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। अगर मान लो S1 और S2 से इन दोनों तरंगों के मध्य ये जो पथांतर डेल x है, इसकी वैल्यू अगर λ/2, 3, λ/2, 5, λ/2 ये है तो बिंदु P पर क्या होगा? डेस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी और बिंदु P पर हमें काला बैंड, काली फ्रिंज प्राप्त होगी। तो हम S1 और S2 से यहाँ पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एरो लगा के लिखो। The path difference between the waves 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 produced from sources S1 and S2 produced from sources S1 and S2 reaches at point P is एरो लगा लेना आगे, इज के आगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना स्रोत S1 व S2 से, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे स्रोत S1 व S2 से बिंदु P पर पहुंचने वाली, बिंदु P पर पहुंचने वाली तरंगों के मध्य पथांतर, तरंगों के मध्य पथांतर। एरो लगा लेना पथांतर के मध्य, पथांतर के आगे एरो लगा लेना। देखो पथांतर क्या होगा, यहां से आप देखो फेज पाथ डिफरेंस क्या है? डेल एक्स है ना, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या आएगी? डेल एक्स बराबर क्या आएगा? बोलो, डेल एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं? पथांतर बोले तो डिस्टेंस में अंतर, ज्यादा डिस्टेंस कौन सी है? S2P। तो S2P में से डेल एक्स हमारे पास क्या आएगा? S2P माइनस क्या आएगा? S1P आएगा। इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस अगर घटा दिया तो डेल एक्स ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? ओके, अब देखिए सिंस D जो है वो ग्रेटर देन क्या है? स्मॉल d है, देन ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। ये जो है दोनों स्लिट, ये जो दोनों स्रोत है इनके बीच की डिस्टेंस हमें कम से कम लेनी है। ये इंटरफेरेंस की जो कंडीशन थी, व्यतिकरण की जो आवश्यकता थी उसमें था। तो स्मॉल डी बहुत कम होगा, ये तो मीटर में होता है और ये mm का होगा, mm ऑर्डर का होगा, बोले मिलीमीटर में होगा, ये इससे 1000 गुना कम होता है, ठीक है ना। तो अगर ये है तो उस कंडीशन में देखो
हेंस S1P जो होगा वो नियरली इक्वल टू क्या होगा, QP होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। S1 जो P होगा, देखो S1 जो P होगा वो नियरली इक्वल टू QP होगा। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी क्योंकि समांतर ही चलेंगी, ये पास में होगा समांतर चलेगी, तो लंब डालेंगे तो ये हम डायग्राम से भी देख सकते हैं S1P वो नियरली इक्वल टू QP नजर आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर S1P की जगह क्या लिख दे, QP लिख दे। तो डेल एक्स बराबर क्या गया बोलो, डेल एक्स बराबर क्या आ गया, क्या गया H2P माइनस QP। ठीक है, आ गया ही नहीं आ गया। अब देखो डायग्राम से देखो, H2P में से क्या घट रहा है, QP घट रहा है। H2P में से अगर QP अगर घटा दिए तो क्या बच गया, H2Q बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, H2Q लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। समझ में आ गया सबको, आया कि नहीं आया, आया। ओके ओके। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये छोटे वाला है और एक बड़े वाला है। फ्रॉम द फिगर, ये भी फ्रॉम द फिगर ही है, चित्र से ही है, ये चित्र से ही चल रहा है। इन ट्रायंगल S1 या S1Q H2, छोटे वाले ट्रायंगल में आइए आप, S1Q H2 ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमें ये आर्म गिवन है, तो ये आर्म क्या होगी, ये क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो आर्म्स होती है वो क्या होती है, जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होता है। ये हाइपोटेनियस गिवन है और H2Q हमने निकाल लिया, ये है ही है। तो एक तो ये आर्म लेनी है, ये गिवन है, और एक ये लेनी है। तो ये क्या हो गया, कोण के सामने भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी। तो लंब, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। लंब बट्टे कर्ण क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है H2Q, लंब बट्टे कर्ण क्या है S1A H2, ठीक है। H2Q अपॉन S1 H2 क्या है, स्मॉल d है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से देखें तो समीकरण 2 से हमारे पास H2Q की वैल्यू है डेल एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, डेल एक्स अपॉन डी आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ओके और नोट होगी, आ गया समझ में। या आप फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, आ गया समझ में ये। अब देखिए, अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो रही है, देखो बड़े वाला, इन ट्रायंगल ओडेस QP, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे भी एंगल थीटा है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ये एंगल के सामने वाले ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस क्या होता है, 10 होता है। तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, OP है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, OD से O है, OD से O। OP क्या है हमारे पास, Y है, OD से O क्या है हमारे पास, D है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया ये, अरे समझ में आ गया ना। दो ट्रायंगल ही लिए हमने, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें हमारे पास देखो, जो भी गिवन जो आर्म है, जो भी हमें दी गई भुजा है, उसी के पदों में लेना है। यहाँ पर क्या दिया, लंब दिया है और कर्ण दिया है, तो लंब बट्टे कर्ण साइन हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखें तो इसमें लंब दिया और आधार दिया, तो लंब बट्टे आधार क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है ना। जो भी हमें गिवन जो भुजा है, जो भी हमें भुजा दी गई है, उसके पदों में ही आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए, सिंस
d इज ग्रेटर देन y, हेंस इस d की वैल्यू जो है वो इस y से भी ज्यादा होती है, इस d की वैल्यू है वो y से भी ज्यादा होती है। तो y बहुत अगर कम होगा, देखो y अगर बहुत कम होगा, y अगर थोड़ा सा है तो एंगल क्या होगा, थीटा वेरी स्मॉल होगा। ओके, हेंस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल ओके। अगर d ग्रेटर देन y है तो एंगल क्या होगा, y अगर बहुत ही छोटा सा हो तो एंगल ये थीटा वेरी स्मॉल होगा, होगा कि नहीं होगा। और एंगल स्मॉल होता है तो हमें पता है कि आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, इसलिए कोण थीटा बहुत एल्फ होगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको कई बार करवा दिया है कि जब कोण एल्फ होता है, कोण अगर वेरी स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज नील इक्वल टू थीटा एंड टेन थीटा इज आल्सो नील इक्वल टू थीटा होता है। साइन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा भी थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब साइन थीटा टेन थीटा के बराबर ही होगा जब एंगल, तो ये भी थीटा के बराबर, ये भी थीटा के बराबर, साइन थीटा बराबर है टेन थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन, हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में साइन थीटा है और फोर्थ में टेन थीटा, दोनों को इक्वल कर दो। हेंस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों को इक्वलाइज कर दो। क्या आया हमारे पास, आया डेल x अपॉन डी बराबर y अपॉन डी, आया कि नहीं आया। अब यहां से आप y की वैल्यू निकाल लो, y इज इक्वल टू क्या गया, y इज इक्वल टू डी को इधर भेज दो, क्या गया डेल x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। दिस इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, अभी फ्रिंज विड्थ नहीं है, ये बीटा नहीं आया है, यहाँ पर केवल ये डिस्टेंस आई है कि ये जो P पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक के आपकी डिस्टेंस आ गई कि ये जो आपकी फ्रिंज होगी कोई सी भी फ्रिंज हो सकती है। यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है तो उसकी डिस्टेंस आएगी, डार्क फ्रिंज होगी तो उसकी डिस्टेंस आ गई। तो हमें कल ब्राइट और डार्क फ्रिंज है उसकी विड्थ निकालेंगे। अगर ब्राइट फ्रिंज होगी तब क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट है, आपको इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे और वो निकालेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, अगर दोनों को निकालेंगे तो और भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो है हम कल करेंगे, आप इतने को पहले समझना अच्छे से, ठीक है, और थोड़ा 5-10 मिनट इसको दोबारा समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू।